हेलो एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 सिविक्स का, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। अब देखो, नाम से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं किसकी? डेमोक्रेसी की। सिर्फ डेमोक्रेसी के ही ऑल अराउंड ये चैप्टर घूमने वाला है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है और हमें क्यों ज़रूरत है इसकी। व्हाई डू वी नीड अ डेमोक्रेसी? ठीक। अब मैं बेसिक से शुरू करती हूँ एकदम। देखो, हमने अपने प्लानट को डिवाइड कर रखा है कॉन्टिनेंट्स में। कॉन्टिनेंट्स के अंदर है कंट्रीज, और कंट्रीज चलती हैं किससे? एक रूल से, है ना। वी नीड अ पावर, अ रूलर और अ गवर्नमेंट। क्यों? कंट्री को चलाने के लिए भाई एक सिस्टम चाहिए ना। अब चल रहा है सिस्टम ट्रेंडिंग में, आई नो। हाँ, तो कंट्री को चलाने के लिए चाहिए एक पावर, क्योंकि अगर एक पावर नहीं होगी तो देश में क्या होगा फिर? अफरा तफरी का माहौल, और वो हमें नहीं चाहिए। अब देख लेते हैं कि गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है। गवर्नमेंट होती है दो टाइप की। पहला हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और दूसरा हमारा नॉन डेमोक्रेटिक। सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। ठीक। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? अब देख लेते हैं हमारी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है। सच अ गवर्नमेंट विच इज नॉट मेड अकॉर्डिंग टू सिटीजन्स एंड सिटीजन्स हैव नो राइट टू चूज देयर रूलर्स। मीन्स एक ऐसी सरकार जहाँ पे सिटीजन्स को कोई राइट ही नहीं है अपने रूलर को चूज करने का या अपने लीडर को चूज करने का। अब इसमें हम एक बहुत ही सॉलिड और एक पड़ोसी देश का एग्जांपल देखेंगे, जो कि है म्यांमार। वहाँ पे क्या होता था? वहाँ पे ना आर्मी रूल हुआ करता था। 1962 की बात कर रही हूँ मैं। और जो आर्मी का हेड हुआ करता था ना, माने कि जो आर्मी को लीड करता था, वही अपने आप को रूलर बना के बैठ गया। मीन्स सिटीजन्स तो वोट देते ही नहीं थे। मतलब वोट किसे देंगे जब आर्मी के लीडर ही हेड बन के बैठ गया तो। दूसरा देख लेते हैं हमारा चिली का एग्जाम्पल। वहाँ पे भी एक डिक्टेटर हुआ करता था जिसका नाम था पिनोशे। अब पिनोशे भी यही कर रहा था। मीन्स लोगों के पास कोई इलेक्शन का तो वोटिंग राइट उसने दिया नहीं, है ना। तो ये हो क्या रहा है? पिनोशे खुद ही डिक्टेटर था और खुद ही राजा वहाँ का रूलर बन के बैठ गया। तो ये हो क्या रहा है? ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का, जहाँ पे जो सिटीजन्स हैं ना, उनको वोटिंग राइट्स ही नहीं है। वो अपने रूलर को, लीडर को चूज ही नहीं कर सकते। अब एक अलग सा डिफरेंट सा सिस्टम है जिसे हम कहते हैं मोनार्की सिस्टम। ये मोनार्की सिस्टम क्या है, ये देख लेते हैं। आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो मोनार्की होता है क्या? राजा का बेटा राजा। मीन्स राजा का जो बेटा होता है ना, जिसे हम प्रिंस भी कहते हैं, राजा के मरने के बाद ना वो ही बन जाता है किंग। अब एक देश ऐसा है जहाँ पे ये है, कौन कौन सा देश है वो है सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया में ना किंग रूल है। मीन्स वहाँ के लोग, सिटीजन्स वोट दे के तो बनाया नहीं उनको, राजा को, राजा, है ना। वहाँ पे अगर आप इतने लकी इनफ हो ना कि आप किसी रॉयल फैमिली में पैदा हो गए, तो बन जाओगे आप क्या? राजा। मतलब किसी भी नहीं, एक रैंडम फैमिली है रॉयल फैमिली। मीन्स राजा बनने के लिए आपको कहाँ पे? एक रॉयल फैमिली में जन्म लेना पड़ेगा। वोटिंग वगैरह, इलेक्शन वगैरह उन लोगों को कुछ नहीं पता, ऐसा वहाँ पे चलता है किंग रूल। ठीक है ना। तो मोनार्की सिस्टम क्या डेमोक्रेटिक है? नहीं। आंसर है नहीं, क्योंकि जनता के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होते। यहाँ पे कोई भी इलेक्शन नहीं होते। अगेन आ जाते हैं हम डेमोक्रेसी में। नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक में डिफरेंशिएशन देखने के लिए, तो डेमोक्रेसी वेयर पीपल कैन चूज देयर लीडर्स एंड नॉन डेमोक्रेटिक वेयर पीपल डोंट हैव एनी राइट्स। तो वो होगी हमारी नॉन डेमोक्रेटिक। अब इसको जानने के लिए, इसको पढ़ने के लिए ना, हमको डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में दे रखे हैं। तो देख लेते हैं हमारा पहला फीचर। तो इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से, जो कि हमारा महान पड़ोसी देश पाकिस्तान में हुआ था। एक इंसिडेंस हुआ था, चैप्टर में मेंशन है। 1999 में हो क्या रहा था? वहाँ पे मिलिट्री स्टूड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उस टाइम पे थे वहाँ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन? नवाज शरीफ। तो भाई उनको फोर्सफुली हटा दिया गया और मिलिट्री खुद ही रूल करने लगी। मिलिट्री को लीड कर रहे थे कौन? परवेज मुशर्रफ जी। और उन्होंने ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया क्या? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। और बाद में कुछ टाइम बाद अपनी डेजिग्नेशन, माने अपनी पोजीशन को चेंज करके खुद को डिक्लेयर कर दिया क्या?
पाकिस्तान का प्रेसिडेंट। अब देखते हैं हो क्या रहा था। 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम कराया, मींस वहां पे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल के ऊपर लोगों की इच्छा जाननी चाहिए और एक क्वेश्चन पूछा लोगों से, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि उनका जो भी रिस्पॉन्स होगा ना, ये इनको मानना ही पड़ता है ना। तो उन्होंने लोगों की विश जाननी चाहिए, अब गवर्नमेंट को तो माननी पड़ेगी ना। और क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन था कि क्या परवेज मुशर्रफ को शुड ही be made the president of Pakistan for another 5 years or not, मीन्स उनको अगले 5 सालों के लिए और प्रेसिडेंट बना देना चाहिए या नहीं। भाई सरप्राइजिंगली लोगों ने ना हाँ कर दी, मगर कुछ लोगों को लगा कि दाल में तो कुछ काला है, मीन्स कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ह्यूमन राइट की एक्टिविटीज़, एक्टिविस्ट डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट को लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो रेफरेंडम हो सकता है कि लीगल तरीके से नहीं कराया गया, कुछ तो दाल में कुछ तो काला है, ठीक है। अब ये बात जब परवेज मुशर्रफ को पता चली तो उन्होंने 2002 में क्या लाया, अगस्त के अंदर लीगल फ्रेमवर्क इशू कर दिया, ठीक है। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए। अब प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो नेशनल और स्टेट असेंबली दोनों को डिसमिस कर सकता था, ठीक है। पाकिस्तान के नेशनल और स्टेट असेंबली के सिविलियन कैबिनेट को कंट्रोल कौन कर रहा था? एनएससी कर रही थी। एनएससी का मतलब क्या होता है? एनएससी मींस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और इसका मतलब क्या हो रहा था कि मिलिट्री कैबिनेट को कंट्रोल कर रही थी, ठीक है ना। और मिलिट्री को कंट्रोल कौन कर रहा था? परवेज मुशर्रफ अगेन। तो मतलब वहाँ के लोग ना वोट तो कर रहे थे, मीन्स वहाँ पे दिखाने के लिए डेमोक्रेसी तो थी, मगर जो रियल पावर थी वो किसके पास थी? मिलिट्री के पास थी। सारा जो कंट्रोल था वो किसके पास था? मिलिट्री के पास था। और मिलिट्री का लीडर हेड कौन थे? परवेज मुशर्रफ, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक कि नेशनल और स्टेट असेंबली के पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी, ऐसा नहीं था। उनके पास थोड़ी बहुत छुटपुट पावर थी, है ना, मगर जो रियल पावर थी वो किसके पास थी? वो थी परवेज मुशर्रफ के पास, है ना। तो भाई हमारा डेमोक्रेसी का पहला फीचर क्या कहता है कि जो रियल पावर है वो लोगों के द्वारा जो इलेक्ट किया गया लीडर है ना, उसके पास होनी चाहिए। मगर पाकिस्तान में तो कुछ और ही चल रहा था, ठीक है, जो अभी हमने देखा। देख लेते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चाइना। लेट्स टॉक अबाउट चाइना नाउ। यहाँ पर इलेक्शन जो होते हैं ना वो हर 5 साल पे होते हैं। किसके इलेक्शन? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ठीक है। तो पार्लियामेंट का नाम क्या है? उनकी पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस, जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ चाइना वुड बी चूजन अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट। लोग वोट करते थे और जो जीतता था उसे प्रेसिडेंट बना देते थे। बट द प्रॉब्लम वाज क्या कि पार्लियामेंट में सिर्फ एक ही पार्टी थी और उसका नाम था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। मीन्स देयर वाज नो ऑप्शन, ना तो सिटीजन्स के लिए और ना ही कैंडिडेट्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। उनको अगर पार्लियामेंट में इलेक्ट होना है तो सिर्फ एक ही पार्टी का सहारा वो ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो भी छोटी मोटी पार्टी उनको तो कभी मौका मिलने वाला है ही नहीं। तो खुद सोचो अब, क्या ये रियल में डेमोक्रेसी है क्या? अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम मैक्सिको का, जहाँ पे हर 6 साल पे इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के। एंड देयर वॉज नेवर अ रूल बाय मिलिट्री। वहाँ पे कभी भी किसी मिलिट्री या डिक्टेटर का रूल था ही नहीं। वहाँ पे हमेशा इलेक्शन ही हुआ करते थे, ठीक है। और प्रेसिडेंट जीतता था, प्रेसिडेंट बन जाता था जो भी इलेक्शन में आता था। बट सरप्राइजिंगली हो क्या रहा था? देखा जाए तो 1930 से लेके 2000 तक, मीन्स 1930 क्या कि जब मैक्सिको आज़ाद हुआ था, जब उसे इंडिपेंडेंस मिली थी, तब से लेके 2000 तक वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी इलेक्शन जीत रही थी। और एक ही पार्टी का जो बंदा था ना, मतलब इंसान, वही जीत रहा था और वही हेड बन रहा था बार बार। और पार्टी का नाम क्या था? उस पार्टी का नाम था PRI, मीन्स इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब हो क्या रहा था कि जो बाकी पार्टीज थी ना, वो तो इस डर के मारे इलेक्शन में आती ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि PRI इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और कोई भी चीप थ्रिल को आजमा सकती है। तो क्या ये कोई फीचर होगा मतलब डेमोक्रेसी का? यहाँ पे क्या रियल में डेमोक्रेसी है? नहीं, क्योंकि एक ही पार्टी अगेन एंड अगेन जीते जा रही है बस। तो यहाँ से हमको मिलता है हमारा डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर, जो कि है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मीन्स जो लोग पावर में ऑलरेडी हैं उनको भी ये डर हो कि वो भी हार सकते हैं। और जो इलेक्शन है वो कैसे होने चाहिए? फ्री एंड फेयर, कोई भी घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए। तो ये सेकंड फीचर है डेमोक्रेसी का।
तो भाई हम अपनी कंट्री को कभी मतलब तभी डेमोक्रेटिक कहेंगे जब वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे हों। एक फन फैक्ट है कि 2015 में ना सऊदी अरेबिया मीन्स 2015 से पहले सऊदी अरेबिया में औरतों को वोटिंग राइट ही नहीं था। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, जब भी मैं क्लास में जाती हूँ ना मैं बच्चों से ज़रूर पूछती हूँ कि ऐसी कौन सी एशियन कंट्री है जहाँ पे 2015 से पहले वेमेन को वोटिंग राइट नहीं था। तो आंसर सऊदी अरेबिया है। काफ़ी कम बच्चों को पता होता है ये। अब ऐसी एक कंट्री और है एस्टोनिया करके, जहाँ पे रशियन माइनॉरिटी को ना वोटिंग राइट्स बहुत कम है, मतलब उनको बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी। अब एक कंट्री और है फिजी करके, जहाँ पे जो इंडिजीनियस फिजी है ना उनके वोटिंग राइट्स ज़्यादा हैं किससे, इंडियन फिजी से। मीन्स वहाँ पे भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तुम कुछ सोचो, इलेक्शन के अंदर ऐसी धांधलेबाजी, क्या ये सही है कि किसी के वोटिंग राइट को ज़्यादा वैल्यू करना और किसी के वोटिंग राइट को कम वैल्यू देना। अब ऐसी कंट्रीज़ के एग्जांपल देखने के बाद हमको पता चलता है हमारा थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि है ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी के अंदर एक एडल्ट के पास वोटिंग राइट है और साथ में उसके राइट की मीन्स उसके वोटिंग राइट की वैल्यू भी है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर आदमी है तो उसको ज़्यादा वैल्यू दोगे, कोई गरीब है तो उसको ज़्यादा, इस पर प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो उसको, या प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको कम। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर है। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट फीचर पे, जो कि फोर्थ फीचर। मगर उसको जानने के लिए हमें जिम्बाब्वे की कहानी देखनी पड़ेगी। और जिम्बाब्वे था एक ऐसी कंट्री जिस पे रूल करती थी वाइट माइनॉरिटी। मीन्स अगेन वही ब्रिटिशर्स का रूल। तो 1980 में इनको फ्रीडम मिलती है किससे, वाइट माइनॉरिटी से। अगेन फिर से वहाँ पे भी यही हो रहा था कि जब से इंडिपेंडेंस मिली थी तो सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर रही थी, एक ही पार्टी इलेक्शन को जीत रही थी, और वो थी जैन पीएफ। और उसका हेड कौन था, रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, तो बार बार वो जीते जा रहा था और वो क्या कर रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना डिफरेंट चेंजेस ला रहा था, और अपने आप को पावर देने के चक्कर में उसने बहुत सारे अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में किए। इन सब कुछ गवर्नमेंट के फेवर में ही हो रहा था, चाहे वो न्यूज़ हो, मीडिया हो, या कोई भी। और बाकी जो दूसरी पार्टी के मेंबर्स होते थे, कैंडिडेट्स होते थे, उनको बहुत हरास किया जाता था इलेक्शन ना लड़ने के लिए। एंड फाइनली 2017 में रॉबर्ट मुगाबे को रिज़ाइन करना ही पड़ा। देखो उसने बेसिक चीज़ें ही लोगों से छीन ली थी। लोगों का जो राइट टू प्रोटेस्ट है या राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन है, उसने वो ही छीन लिया था। ये सब चीज़ें तो डेमोक्रेसी के बेसिक पार्ट होती हैं, इन्हें कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, ये ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज चलाती हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री को। तो देखो इससे हमें डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर पता चलता है, जो कि है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट। मीन्स एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स हैं वो सेट किए जाते हैं किसमें, एक लिमिट में। और वो लिमिट सेट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के द्वारा। तो अब ये सब पढ़ने के बाद तो हमको यही लग रहा होगा कि डेमोक्रेसी तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि हमने इसके फीचर्स देख लिए। मगर इसके मेरिट होने के साथ साथ कुछ डीमेरिट्स भी हैं। हाँ जी, तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इसमें पहला पॉइंट आएगा हमारा, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। मीन्स दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। जब बार बार हर कुछ सालों के बाद आपके लीडर्स चेंज होते रहेंगे तो वहाँ पे उस कंट्री में स्टेबिलिटी तो रहेगी नहीं। सेकेंड डिमेरिट है हमारा, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। देर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मीन्स लोग कंपटीशन के चक्कर में मॉरल वैल्यूज को भूल जाते हैं और इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को ब्राइब भी करते हैं। थर्ड डिमेरिट होगा हमारा, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। मीन्स किसी भी डिसीजन को लेने के लिए बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर, और इसकी वजह से कोई अगर बड़ा डिसीजन लेना होगा तो वो डिले हो जाता है। तो देखो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड्स टू अ बैड डिसीजन। नेक्स्ट है हमारा, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया अगेन, तो करप्शन को भी बढ़ावा मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। लास्ट हमारा डिसएडवांटेज है कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो जो आम जनता है, साधारण लोग हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए ठीक क्या है। भाई पहले के टाइम में जो पढ़े लिखे लोग होते थे सिर्फ उनको ही वोटिंग राइट होता था, मगर आज के टाइम में हमारी गवर्नमेंट किसको फॉलो करती है, राइट टू इक्वालिटी को, जहाँ पे सभी को इक्वल राइट्स होता है वोट देने का।
तो ये थे डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेज, डिमेरिट्स। मगर आप देख लेते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जो डेमोक्रेसी से बेटर है। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चाइना के बारे में। और चाइना में 1958 से लेकर 1961 में क्या हुआ कि एक अकाल पड़ा और लगभग चाइना के 3 करोड़ लोग इस अकाल में मारे गए। और उसी टाइम पे इंडिया की भी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। सेम हाल था चाइना और इंडिया की इकोनॉमी का उस टाइम पर। मगर इंडिया में ऐसी फैमाइन देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर क्या थी? डेमोक्रेसी थी। ऑन द अदर हैंड हमने थोड़ी देर पहले सुना कि चाइना में क्या था? चाइना में वन पार्टी सिस्टम था। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है लोगों की फूड सिक्योरिटी का और इकोनॉमी को हैंडल करने का। और इसीलिए इंडिया ने पहले से ही फूड सिक्योरिटी को रिस्पॉन्ड कर रखा था, जो कि चाइना में नहीं हुआ। और यहाँ पर इसीलिए इंडिया में फैमाइन वाली सिचुएशन को देखने को नहीं मिला। दूसरी ओर चाइना में वन पार्टी सिस्टम था, वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम अगर होता भी तो शायद वहाँ पे जो अपोजिशन थी वो क्रिटिसाइज़ कर सकती थी सरकार को इस चीज़ के लिए। मगर ऐसा नहीं हुआ। चाइना ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जिसकी वजह से वहाँ पे करोड़ों लोगों की जान चली गई। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट समझ में आता है डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी इज मोर अकाउंटेबल। ऑल्सो डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि भले ही यहाँ पे टाइम लगता है डिसीजन लेने में, काफ़ी लोगों से डिस्कस करना पड़ता है, मगर जो डिसीजन लिया जाता है वो देश के लिए सही होता है। थर्ड एडवांटेज होगा डेमोक्रेसी का, दैट डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। किसी भी टाइप का कोई भी कन्फ्लिक्ट होना होना होता है, क्योंकि सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो कन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस तो क्रिएट हो ही जाते हैं। बट डेमोक्रेसी हेल्प्स इन इट। सो डेमोक्रेसी इनहांस डिग्निटी ऑफ पर्सन, मीन्स जो हमारे आम जनता है, जो लोग हैं, उनके बारे में सोचा जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसका है? डेमोक्रेसी में आम जनता का। डेमोक्रेसी के अंदर राइट टू इक्वालिटी होता है, मीन सबके पास पावर होती है अपना रूलर चूज करने की। ठीक है, चाहे कोई कितना अमीर हो गरीब हो, वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती, सबके पास अपना अधिकार होता है। तो फाइनली इससे हमें क्या पता चलता है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। मीन्स अगर हमसे कोई गलती होगी अपना लीडर चूज करने में, अपनी सरकार चूज करने में, तो अगली बार तो इलेक्शन होगा ना, तो हम दोबारा अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अगर ये सारे फीचर हमारे को नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं देखने को मिलते, इसीलिए इससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ख़त्म फाइनली। थोड़ी सी लेंदी हो चुकी है वीडियो, बट थैंक यू एनीवेज।